नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स। तो यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर के जितने भी सारे अगर तुम एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे सीडीएस का या एफकेट एनडीए, जितने भी एग्जाम दे रहे हो वो सब तो आराम से निकल ही जाएंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल तक की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। इसमें तो फंडामेंटल राइट्स की हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कैसे फंडामेंटल राइट्स का जो उदय है वो कैसे होता है। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और कितना पीछे, काफी ज्यादा पीछे। और हमें जाना पड़ेगा उस समय में जब हम लोग जंगलों में विचरण किया करते थे। तो जंगलों में विचरण किया करते थे तो हम लोग क्या करते थे, शिकार किया करते थे। शिकार करके किसी को मारा, किसी जानवर को, फिर खाया। और उस टाइम पे हमारे पास क्या था, हमारे पास इनफाइनाइट फ्रीडम थी। तो हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट फ्रीडम थी। मतलब मतलब हम कहीं भी जा सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे। तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, हमारे पास इनफाइनाइट फ्रीडम थी। और इसी सब चीज को, इसी मतलब ये जो जंगल राज था जो पूरा, इसी को थोड़ी अच्छी भाषा में इंग्लिश में क्या कहते थे, स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर, नेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर भाई कुछ नहीं, बस जंगल राज है। जंगल राज यानी कि कोई गवर्न करने के लिए हमें, हमारे पास कोई ऊपर हमारे लिए कोई बॉडी नहीं है, और हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। किसी को भी मारो, किसी को भी खाओ, किसी के साथ जो करना है कुछ भी करो। अब तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हमारे पास इनफाइनाइट फ्रीडम तो थी, लेकिन ये जो चीज है वो थोड़ी बहुत खतरनाक थी, थोड़ी क्या काफी खतरनाक थी। क्योंकि कल को जो ये मतलब ये मान लीजिए तुम हो, और ये जो था वो तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा पड़ोसी है। कल को ये जो तुम्हारा फ्रेंड है और या फिर नेबर जो भी कहें हम लोग, वो इस जानवर के लिए, इस खाने के लिए कल को तुम्हें पेल सकता है और तुम्हारी फील्डिंग साइड कर सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम था स्टेट ऑफ नेचर का, वो काफी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, मतलब जो हम लोग उस टाइम पे जो हम लोग थे, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो इनफाइनाइट फ्रीडम थी, हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट फ्रीडम। तो ये मान लीजिए पूरा बॉक्स है, और ये जो पूरा बॉक्स है उसमें क्या थी, इनफाइनाइट फ्रीडम थी। अब हम लोगों ने क्या किया, इस इनफाइनाइट फ्रीडम में से कुछ हिस्सा जो है वो एक तीसरी बॉडी को दे दिया। तो उस तीसरी बॉडी को हम लोगों ने अपना इनफाइनाइट फ्रीडम में से कुछ हिस्सा दे दिया, और उसको बोला कि भाई तुम हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, कुछ लॉज बनाओ, जिसके अंतर्गत फिर हम लोग काम करेंगे, और ये जो मतलब अनचाही घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इन उस तीसरी बॉडी को हम लोगों ने अपनी इनफाइनाइट फ्रीडम का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, जिसके अंतर्गत फिर वो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बना हुआ। और इसी जो बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट। तो स्टेट ने फिर लॉज बनाना स्टार्ट किया, और हम लोगों से थोड़ी जो फ्रीडम थी, इनफाइनाइट फ्रीडम थी, वो थोड़ी सी हमारे पास कम हो गई, और थोड़ी फ्रीडम हमारी चली गई। तो अब लेकिन अब लेकिन ये जो स्टेट है इसके पास क्या आ गई, थोड़ी बहुत पावर आ गई। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज वगैरह बना सकती थी। तो इस बॉडी के पास अल्टीमेटली कुछ पावर पहुंच गई। पावर का जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, जैसे कि तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी, शेर के मुंह में खून लग जाने वाली बात। तो पावर का नशा भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर किसी को थोड़ी बहुत पावर का जो स्वाद है वो उसने चख लिया, तो फिर उसको और ज्यादा पावर चाहिए होती है, और ज्यादा ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो अब इसी पावर की भूख की वजह से क्या हुआ, ये जो इनफाइनाइट फ्रीडम में से हम लोगों ने कुछ हिस्सा जो पावर का दिया था स्टेट को, इन लोगों ने क्या किया, इसको इस तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ तक हम लोगों के पास जो फ्रीडम बची थी, अल्टीमेटली यहाँ तक बची थी, इसको इन लोगों ने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस और बनाए और लॉज बनाए, और हमारी जो फ्रीडम है उसको वो धीरे धीरे कम करते गए, और धीरे धीरे कम करते गए, और कितने, कहाँ तक पहुंचे, ये लगभग यहाँ तक पहुंचे, और हमारे पास बहुत कम बची फ्रीडम, लगभग इतनी। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रेक्स लेक्स। तो रेक्स लेक्स क्या है, रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग इज द लॉ। मतलब ये जो पूरा जो कंसेप्ट बना था, ये जो पूरा जो हम लोगों ने स्टेट को थोड़ी बहुत पावर बनी थी, ये पूरा जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो गया राजशाही में या फिर मोनार्की में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अल्टीमेटली पूरी पावर किसके हाथ में पहुंच गई, इस राजा के हाथ में पहुंच गई। अब तुम लोग इसको शक्ल ही देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि किसी एंगल से हमें फ्रीडम देगा। तो भाई इन लोगों ने बहुत ही अच्छा अत्याचार किए हम लोगों पे, और ये जो पूरा जो कंसेप्ट है जिसमें पूरी अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास होती है, राजा के पास, इसको बोलते हैं रेक्स लेक्स, जिसका मतलब होता है किंग इज द लॉ। मतलब जो राजा ने बोल दिया वही कानून है, इसने जो भी कह दिया वही अंतिम सत्य है। तो
ये अगर कल को तुम्हें बोल दे कि दीवार में चिनवा दिया जाए तो दीवार में चिनवा दिया जाओगे, हाथी से कुचलवाना इसकी मर्जी होगी तो तुम्हें हाथी से कुचलवा देगा, कुछ भी कर सकता है राजा। सो ही इज द अल्टीमेट पावर, सोर्स ऑफ अल्टीमेट पावर। तो किंग इज द लॉ इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्स लेक्स। इसके अंतर्गत हमारी जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल ना के बराबर बची, इतनी मतलब तुम लोग सांस वांस ले लो, चलो ठीक है। तो इतनी हमें फ्रीडम मिली और हमारे जो राइट्स थे या फिर हमारी जो फ्रीडम थी वो पूरी तरीके से लगभग जो है वो समाप्त हो गई। अब लेकिन समय जो है वो सबका आता है। अब जो इसका पाप का घड़ा था राजा का, मतलब राजाओं का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो एक समय ऐसा आया जब ये जो पूरा पाप का घड़ा था इनका वो भर गया, और इस घड़े को भर के फूटने का टाइम आ गया। और वो फूटने का टाइम कब आया? वो आया 1215 में। तो 1215 में ये जो राजशाही का जो घड़ा था वो बहुत ज्यादा भर गया था और इसको कूटने का टाइम आया। तो कुछ लोगों ने, बैरन्स जो थे इंग्लैंड के, उन लोगों ने रिबेल किया। किसके विरोध में? किंग जॉन के विरोध में। 1215 में इन लोगों ने रिबेल कर दिया कि भाई तुम्हारी जो है मर्जी वो ज्यादा चल रही है और ये ऐसे चीजें नहीं चलेंगी। तो इन लोगों का विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली फिर इन लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। तो ये देखो, मैंने फोटो ली थी उस टाइम पे, मेरे पास आईफोन था। तो ये जो है वो किंग जॉन है। उस टाइम पे फिर इसको साइन करनी पड़ी, एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जिसका नाम हम लोग फेमस मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तुम लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। तो मैग्ना कार्टा जो था, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम इसको बोलते हैं, ये साइन किया किंग जॉन ने 1215 में। क्यों किया? क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर चुका था और जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, वो कुछ राइट्स की जो है वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे अननेसेसरी। ये कभी भी कितना भी टैक्स बढ़ा रहा है, किसी की भी लैंड को कब्जा ले रहा है, तो ये किसी को भी अंदर कर दे रहा है, किसी को भी बाहर कर दे रहा है। तो ये जो है अल्टीमेटली इसकी काफी ज्यादा मर्जी चल रही थी, और ये इसकी वजह से फिर रेबेल हुआ, और रेबेल के बाद फिर 1215 में मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हुआ। मैग्ना कार्टा के अंतर्गत कुछ राइट्स दिए गए इन लोगों को। तो कुछ राइट्स दिए गए, कुछ प्रॉपर्टी के राइट्स मिल गए, और टैक्सेशन जो है वो फेयर होगा। ये फिर पहले तो अंधाधुंध टैक्स ऐसे ही कलेक्ट कर रहा था, तो कुछ फेयर टैक्स करने देने की बात कही गई। और इम्प्रिजनमेंट जो होता है, मतलब जेल वेल में बंदी बंदी बनाने के लिए कुछ सुविधाएं मिली गई हमें, और कुछ प्रोटेक्शन जो है वो हमें मिली। और कुछ थोड़े बहुत राइट्स दिए गए इसमें, हालांकि बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए, लेकिन कुछ राइट्स मिले हमें मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम में, इंग्लैंड में। तो याद रखना, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम वाज वेरी important event in the history, and it was considered as a big bang for the legal world. तो मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो यहाँ से रिलेटेड है, तो तुम लोग याद रखना मैग्ना कार्टा। तो एक और लो, क्लोजअप में भी इसकी फोटो ले रखी है, तो ये इसको साइन करना पड़ रहा है, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। अब जब मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम साइन हो गया तो हमारे पास क्या था? पूरा एग्रीमेंट था, पूरा एक लॉ था, उसके अंतर्गत चीजें होंगी। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स बिल्कुल उल्टा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले? रेक्स लेक्स। तो रेक्स लेक्स का उल्टा है लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग। इसका मतलब क्या होता है? लेक्स रेक्स मतलब जो लॉ है वही जो है वो किंग है, वही जो है वो सुप्रीम जो है वो सत्य है। अंतिम सत्य क्या है? लॉ है। जो लिख गया, जो लॉ है वही माना जाएगा, उसके अंतर्गत ही सारी चीजें होंगी। सो लॉ इज द किंग, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स, याद रखना। रेक्स लेक्स हम लोगों ने पहले देख रखा था। तो यहाँ से लॉ इज द किंग की बात कही गई, और लॉ को जो है वो सुप्रीमेसी मिली आफ्टर मैग्ना कार्टा। लेकिन बात अभी भी यहाँ पे समाप्त नहीं होती हो रही थी, क्योंकि अभी भी राजशाही जो है वो चल रही थी, और कभी कोई ऐसा राजा आ जाता था जो बहुत ही ज्यादा हमारे राइट्स वगैरह को वो अपनी तरफ खींच लेता था और अपनी पावर जो है वो बढ़ा देता था। तो और फिर जो लोग हैं वो अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे कि भाई, तो ये पूरी जो टसल है बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन, या फिर हम लोग कहें कि लॉ और राइट्स के बीच में जो टसल है वो चलती रही। कभी कोई उदार राजा आ गया तो उसने हमें ज्यादा राइट्स दे दिए, और कभी कोई वैसा थोड़ा क्रूर टाइप का राजा आ गया तो उसने हमें थोड़े राइट्स कम दिए और हमारे ऊपर लॉ जो है वो ज्यादा थोपा। तो ये जो टसल है वो चलती रही काफी समय तक, ये जो टसल है वो चलती रही। और अंत में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट हुआ विश्व के इतिहास में, जो कि था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
तो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तुम लोग याद रखना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? यूएसए का था। तो यूएसए के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहाँ से चीजें और ज्यादा हमें सुधार में देखने को मिला राइट्स में। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया यूएसए के, उसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1787 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो थे वो नहीं थे। तो इनका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, याद रखना, उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उनको ऐड किया गया थ्रू अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट किए गए, पहले जो 10 अमेंडमेंट्स थे उनके थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस। तो ये याद रखना। और इन्हीं जो अमेंडमेंट्स को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो लाई गई, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो पहली बार दिए गए किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन गारंटीड फंडामेंटल राइट्स मिले सिटीजन्स को। तो याद रखना, थॉमस जेफर, ये जो तस्वीर तुम्हें देखने को मिल रही है, ये है थॉमस जेफरसन, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस जाने जाते हैं। तो इन्हीं ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो होने चाहिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स लाया गया, और पहले 10 अमेंडमेंट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी चीजें तुम लोग याद रखना। थॉमस जेफरसन साहब, डॉलर पे तुम लोग इनकी फोटो देख सकते हो। तो थॉमस जेफरसन, याद रखना, इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो है ही नहीं भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इन्होंने ऐड करवाई फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के थ्रू 1791 में, जो है वो फंडामेंटल राइट्स तो जो है वो दिए गए। सो द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए हमें देखने को मिले फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो अब हम बात करेंगे इनको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले, ये जो है वो बहुत ही बेसिक राइट्स होते हैं। तो बेसिक राइट्स कैसे, मतलब इनके बिना जो है वो जीवन जो है वो बहुत ही बदतर जीवन हो जाएगा। तो इनके बिना लगभग जीवन जो है जीना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये जो है राइट्स जो है वो बहुत ही बेसिक राइट्स होते हैं, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है, और कुछ और भी कारण है, जैसे कि ये जो है वो गारंटी में मिलते हैं। मतलब ये अगर ब्रीच हुए, तो तुम लोग डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो और इनको मनवा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, तुम लोग याद रखना। गारंटी होते हैं ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो है वो क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको गारंटी मिलती है फंडामेंटल राइट्स को, तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं, यानी कि सांस लेना, जीना, बोलना, चालना, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये जो सारे जितने भी हमारे राइट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गई फंडामेंटल राइट्स क्यों कहे जाते हैं। और फिर हम लोग अब अपने असली टॉपिक पे आएंगे, जो कि है फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और पूजनीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को रखा। भारत के संविधान के भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, और वहीं आर्टिकल की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में ये सारी चीजें तुम लोग देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं कि कौन से पार्ट में है। तो पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब ये जो है वो इंस्पायर्ड हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं हम लोग। तो सबसे पहले वही बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो जो तुम 1791 से ये लोग फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल रहे थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लागू हुआ? 1950 में। तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस था फंडामेंटल राइट्स के साथ खेलने का, तो उसको हम लोगों ने यूज किया। तो वहां से हम लोग इंस्पायर्ड हुए, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया अपने संविधान में। और इससे पहले जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो हो चुका था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो वहां से भी हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि यूएन का था, वहाँ उन्होंने ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो करवाया और इसको अडॉप्ट किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने मदद ली। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने दो चीजों से इंस्पिरेशन ली अपने फंडामेंटल राइट्स की। एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, and the United Nations and as well as decision of the US Supreme Court in interpreting the Bill of Rights in the American Constitution। तो ये हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था यूनाइटेड स्टेट्स के पास फंडामेंटल राइट्स के साथ खेलने का।
तो वहां से उस एक्सपीरियंस का हम लोगों ने यूज किया और फंडामेंटल राइट्स को काफी अच्छे तरीके से अपने संविधान में जो है वो हम लोगों ने इसको जगह दी। तो अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 12 की ओर। तो यहाँ से हम लोग सीधे मेन मुद्दे पे आएंगे जो कि है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है। अब स्टेट की डेफिनेशन हम देख क्यों रहे हैं उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्लेम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लेम। वो क्लेम्स होते हैं ऑफ सिटीजन। क्या होते हैं? क्लेम्स होते हैं किसके? सिटीजन्स के। किसके अगेंस्ट में? क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्लेम्स होते हैं ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के खिलाफ जो है वो क्लेम्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्लेम्स होते हैं सिटीजन के अगेंस्ट द स्टेट। तो यहाँ पर हमें स्टेट को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम किससे अपने फंडामेंटल राइट्स मांगेंगे और किसके लिए हम लोग मतलब कौन ऐसी चीजें जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा या फिर कौन ब्रीच करेगा इनको, या फिर हम लोग किसके अगेंस्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करेंगे। क्योंकि ये जो टसल चल रही थी, हम लोगों ने पहले टसल देखी थी ना, फंडामेंटल राइट्स और लॉ की। तो हम ये क्या कर रहा था, लॉ बना रहा था हमारे लिए, हम लोग क्या कर रहे थे, इस पे राइट्स डिमांड कर रहे थे। तो ये जो टसल थी वो चलती रही चलती रही चलती रही और आगे ऐसी ही चलती रही। लेकिन डेमोक्रेसी आई, फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेट को थोड़ा लिमिट करवाया और फंडामेंटल राइट्स का पूरा कंसेप्ट आया। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। याद रखना, स्टेट के खिलाफ ये लागू होते हैं। तो इसीलिए फिर हमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की जरूरत पड़ी। और डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 में दी हुई है और इसको हम लोग देखेंगे। सो दिस आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट अगेंस्ट विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। तो किसके अगेंस्ट में अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स? स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। मतलब तुम अगर बोलो कि अंबानी के पास पहुंच जाओ कि अरे हमें फंडामेंटल राइट्स है, तो भाग। तो भाई प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है, स्टेट के अवेलेबल, स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा भाई स्टेट है क्या अल्टीमेटली, पहले पता तो चले। तो इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। तो इसमें डेफिनेशन में किया गया है, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट क्या है? जो हमारी भारत सरकार है और जो इंडियन पार्लियामेंट है वो जो है वो किसका पार्ट है? वो स्टेट का पार्ट है। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो उसमें क्या आता है? वो उसमें आती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या आता है? राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है और प्रेसिडेंट आता है। तो ये सब आता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट हो गई, भारत सरकार हो गई, ये किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है। तो स्टेट जो है उसमें डिफाइंड है। और गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। जितनी भी राज्य सरकार है हमारी, जितनी भी विधानसभाएं हैं, तो जितनी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैं वो सब किसमें आती हैं? वो सब स्टेट का ही पार्ट है। और ऑल लोकल अथॉरिटीज, मतलब जितनी भी म्यूनिसपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब जो है वो स्टेट के अंदर ही आते हैं। तो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सब स्टेट के अंदर आएंगी। ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अ, जितनी भी अदर अथॉरिटी हैं जो कि भारत के अंदर है, मतलब भारत की सीमाओं के अंदर है, भारत की टेरिटरी में है, जो कि जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है किसी प्रकार से, जैसे कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कंपनी है, जैसे हम लोग बीएसएनएल ले सकते हैं और एलआईसी हो गई तुम्हारी, और मतलब ओएनजीसी, या फिर और बहुत सारी कंपनी हैं जो कि मतलब सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी भी जो कि सरकार का काम कर रही है, अल्टीमेटली सरकार से लिंक्ड है, वो भी स्टेट का ही पार्ट है। तो इसमें मतलब अब तुम लोग सोच रहे हो, तुम लोग कॉलेज वाले में पढ़ रहे होगे कि अब कॉलेज भी स्टेट के अंदर आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि कॉलेज इज डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली कंट्रोल करती है कॉलेज को, और वो गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है कॉलेज। तो कॉलेज किसका काम कर रहा है? गवर्नमेंट का। कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो ये जो है ये भी स्टेट के अंदर ही आते हैं। तो अगर तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट वगैरह जो है वो ब्रीच होते हैं किसी कॉलेज वॉलेज में, तो तुम लोग डायरेक्ट जा सकते हो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो अब जुडिशियल व्यू भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंसिवली इंटरप्रेटेड अदर अथॉरिटीज। मतलब जो अदर अथॉरिटीज की बात हो रही थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? टू इंक्लूड एनी बॉडी दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि
गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो या फिर गवर्नमेंट का कोई भी काम कर रही हो, वो सब स्टेट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जितनी भी तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज या फिर स्कूल, ये सब स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो याद रखना, ये सब स्टेट के अंदर आता है क्योंकि ये लोग स्टेट का काम कर रहे हैं। लेकिन प्योरली प्राइवेट बॉडी है, प्योरली प्राइवेट बॉडी, मतलब तुम लोग ले लो रिलायंस वगैरह या फिर मतलब प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हो गई, तो वो जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगी। तो प्योरली प्राइवेट बॉडी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, तुम लोग याद रखना। किसी भी तरीके से अगर वो सरकार से रिलेटेड है तो वो स्टेट के अंडर आएगी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जुडिशरी जो है वो भी स्टेट का पार्ट है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या जुडिशरी जो है वो स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिला नरेश श्रीधर मिराजकर केस में। तो नरेश श्रीधर मिराजकर केस में इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला। संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें मेंशन नहीं है कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं। लेकिन एक केस हुआ नरेश श्रीधर मिराजकर केस, जिसमें हमें पता चला कि ये स्टेट का पार्ट है या नहीं। अब इसमें अ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ 1965 में। और इसमें फिर क्या डिसीजन लिया गया कि इसमें जब जुडिशरी जो है, जब जुडिशरी जो है अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो वो स्टेट का पार्ट होगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कब, मतलब जब अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं या शपथ ग्रहण करवाना होता है किसी को, तो वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है। तो मतलब जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी तो वो स्टेट का पार्ट होगा। अगर जुडिशरी जो है अपना कोई जुडिशियल काम करती है, मतलब जुडिशियल रोल प्ले करती है अपना, मतलब जजमेंट वगैरह करना, सुनवाई करना, तारीखें देना, तो जुडिशियल रोल के जब जुडिशियल काम करेगी वो अपना, तो वो स्टेट का पार्ट जो है वो नहीं होगी। तो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का पार्ट कब नहीं होगी, जब अपना वो मामूली मतलब जो अपना उसका जो नॉर्मल काम रहता है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या फिर मतलब जितनी भी सुनवाई है, केसेस की सुनवाई, केसेस की प्रोसीडिंग्स, तो ये जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है। स्टेट तब उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह हो गए या फिर कमेटी, किसी कमेटी के मेंबर वगैरह हो गए, सब जो है वो स्टेट के अंदर आएगा। तो जुडिशरी जो है वो स्टेट के अंदर कब आएगी कब नहीं आएगी आएगी, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नरेश श्रीधर मिराज के केस में ये जो है वो डिसीजन दिया है। तो आर्टिकल 12 खत्म करने के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे आर्टिकल 13 पे। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जो है वो लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो 12 में हम लोगों ने क्या किया, स्टेट को डिफाइन किया। 13 में हम लोग क्या करेंगे, लॉ को डिफाइन करेंगे। तो लॉ जो है वो क्या है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस, बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेजेस, ठीक है। तो लॉज, लॉज में क्या क्या आता है, इन ऑर्डिनेंस आता है, बाई लॉ आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, कस्टम आता है या फिर यूसेज, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, लॉ के अंदर। तो डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज that are inconsistent or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। मतलब क्या, मतलब सीधा सीधा अगर सरकार जो है वो कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स के अगर वो खिलाफ जाएगा तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया जाता है जो कि इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे शैल है, तो यहाँ मतलब वो डिक्लेयर होगा ही होगा वॉइड। तो द फंडा अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करता है कोई ऐसा लॉ, तो उसको सीधा सीधा नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा। अब इसी पावर को जो है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की जो पावर है, इसी को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है उसको रिव्यू करेगा और फिर देखेगा कि या वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको इनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा और नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन जो है वो क्या कहता है, वो यही कहता है जो हम लोगों ने अभी समझा। तो इसको भी याद रखना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जो है
वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाइदर ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये तुम लोग याद रखना। तो जुडिशियल रिव्यू को हम लोग थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। तो ये जो है वो जज साहब जो हैं किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अगर वायलेट करेगा। तो जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कंट्रीज जुडिशरी। ठीक है, किसकी पावर है? कंट्रीज जुडिशरी की है। टू एग्जामिन, एग्जामिन करने की पावर है। ठीक है, किसको? द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हैं, जो मतलब लॉ बनाती हैं, उनको क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। Its purpose is to determine whether these governmental action and laws comply with the nation's constitution and to strike them down if they are found to be unconstitutional or ultra virus। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है नॉट इन द सेम स्पिरिट। मतलब संविधान की आत्मा के खिलाफ अगर तुम लोग कोई लॉ बनाओगे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बाय द जुडिशरी। तो इसी पावर को जो है वो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया था? यूएस से ही निकल के आया है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। और किस केस से ये निकल के आया था? मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस से ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है वो निकल के आया था। 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था। तो कैडबरी वर्सेस एडिसन नहीं, मार्बरी वर्सेस मेडिसन। दिस इज द फाउंडेशन केस established the Supreme Court's power to declare an act of Congress unconstitutional। तो कांग्रेस यहाँ पे अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी पार्लियामेंट को मतलब यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो केस था उससे निकल के आया जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल 13 में हमारे मतलब 13 से ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट निकलता है। हाउएवर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है इन द आर्टिकल 13। ठीक है, तो अब फिर हम लोग आएंगे अपने राइट पे। अब तक क्या चल रहा था? अब तक जो है वो भूमिका बांधी जा रही थी। तो अब हम लोग राइट्स की ओर बढ़ेंगे। तो राइट्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं या फिर क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब कई की जगह पांच पांच प्रकार के राइट्स में डिवाइड कर देते हैं, कहीं कहीं 6 प्रकार में कर देते हैं। तो मैंने सेफ्टी के लिए 6 में कर दिया है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24 दोनों मिला के। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। तो ये थे सारे राइट्स हमारे और इनको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है? वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब ये जो राइट है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। मतलब हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया जाएगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, इट सिग्निफाइज द रूल ऑफ लॉ। मतलब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है मतलब इसका मतलब क्या होता है? कानून जो है मतलब वो अंधा है, मतलब काइंड ऑफ ऐसे समझ सकते हैं। मतलब लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं बेसिकली। इसीलिए इसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है कि ताकि ये सामने किसी को देख के जज नहीं कर पाए कि भाई ये तो अमीर आदमी है और ये ऐसा वैसा। तो इसके लिए लॉ कुछ अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है ताकि सभी को ये समान नजरों से देख सके। तो यही जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ की नजरों में सभी बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अंबानी हो, चाहे फिर अ, गरीब किसान हो, सब बराबर हैं लॉ की नजरों में। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? वो एवी डाइसी साहब ने दिया था। तो एवी डाइसी जो थे वो एक ब्रिटिश जो है वो लॉ के ज्ञाता थे, ब्रिटिश थे। तो उन्होंने ये दिया किसका कंसेप्ट? रूल ऑफ लॉ। इन्होंने क्या दिया था? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ से ही निकला ये इक्वालिटी बिफोर लॉ।
तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तुम लोग समझ गए होंगे कि लॉ की नजरों में सभी बराबर हैं। मतलब इट डिमांड्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी को भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था वो थोड़ा फिलोसफिकल कंसेप्ट ज्यादा है, और थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो है वो कम है। तो एवी डाइसी साहब का ये कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ से ये निकला है। तो ये लॉ वगैरह के डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो एवी डाइसी का एक इंग्लिश लॉ से निकला है, तो ये तुम लोग याद रखना। इक्वालिटी बिफोर लॉ आई थिंक तुम लोग ठीक से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो थोड़ा एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट कैसे है और ये नेगेटिव कंसेप्ट कैसे था? नेगेटिव कंसेप्ट ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। क्या है? नहीं है। इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें पॉजिटिव कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये अमेरिकन ओरिजिन से है, तो अमेरिकन ओरिजिन से हमें कोई लेना देना नहीं, कहीं से भी आए हो। लेकिन कहता क्या है ये कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक एंड डिसलाइक शुड बी ट्रीटेड एज डिसलाइक। मतलब अगर किसी दो आदमी ने मतलब कोई गुनाह किया है, तो उसकी सजा उसको उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो मान लीजिए ये बहुत ही पैसे वाला आदमी है, ये थोड़ा गरीब आदमी है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब इनका क्राइम जो था वो सेम ही मान लेते हैं हम लोग, इन लोगों ने एक बंदे को गाड़ी से कुचल दिया। तो एक बंदे को गाड़ी से कुचल दिया और ये निपट गया। ठीक है, तो ये जो है वो खल्लास हो चुका है, और इन दोनों ने ही मतलब इसने भी इसको मारा एक बार, इसने भी इसको मारा एक बार। तो अब रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए। तो मान लीजिए इन पे जुर्माना लगा दोनों पे 1,000 रुपए का, इसको भी 1,000 पे करने हैं, इसको भी 1,000 पे करने हैं। लेकिन सोच के देखो इसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? इसकी इनकम थी मान लो 100 करोड़। इसकी इनकम थी 100 करोड़। इसकी बेचारे की इसकी इनकम कितनी थी? इसकी इनकम थी 500 रुपए महीने का। ठीक है, तो 500 रुपए इसकी महीने की इनकम थी और इसकी महीने की इनकम थी 100 करोड़। तो तुम लोग देख सकते हो कि कितना इनकम में इनका डिफरेंस है। तो इसको सजा मिल गई भाई, 1,000 रुपए इसको पे करना पड़ेगा, ये जो मरा है इसकी वजह से। और इसको इसको भी 1,000 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा, ये जो मरा है इसकी वजह से। तो ये जो कंसेप्ट है वो किस में है? इक्वलिटी बिफोर लॉ में। वहीं पे अगर हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो अलग है। इसमें इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें मतलब इसमें क्या कंसेप्ट होता है, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब जो ज्यादा हैसियत वाला है उसको थोड़ा पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगा, और जिसकी औकात थोड़ी कम है उसको भी पनिशमेंट भी जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो मान लीजिए इसको इसने अगर इसको मारा तो इसको 1 करोड़ देने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट जो है वो किसका कंसेप्ट है? इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। और इसने अगर इसको मारा है तो इसको मान लीजिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1,000 की जगह इसका 1 करोड़ हो जाएगा, और इसका 500 की जगह जो है वो 200 रुपये इसकी सजा हो जाएगी। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। मतलब जो जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा अगर उसकी कैपेसिटी है तो उसी हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो कोई अगर छोटे तबके से आया है तो उस पर कोई भारी सजा हो जाए उसकी वजह से। तो ये जो है वो कंसेप्ट जो है ये क्या करता है? वो अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसी को बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो अभी हम लोगों ने किया। मतलब इनकम के हिसाब से हमने इन दोनों को क्लासिफाई कर दिया। मतलब इसकी इनकम ज्यादा थी तो इस पे पेनल्टी भी ज्यादा लगी, इसकी इनकम कम थी तो इस पे पेनल्टी भी कम लगी। तो इसी को बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और कहाँ पे हम लोगों को रीजनेबल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है? तो मान लीजिए एक ये ये जो बंदा है वो 15 साल का है, और ये जो बंदा है वो 50 साल का है। दोनों ने ही एक एक बंदे को निपटा दिया है। तो अब तुम लोग सोच सकते हो किस पे सजा ज्यादा मिलेगी। तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम लोग बात करें तो दोनों को ही सेम सजा मिलेगी, या तो उम्र कैद या फिर फांसी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वजह से क्या हो जाएगा? रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। भाई ये तो अभी ना भाई ये तो अभी नाबालिग है, इसको कम सजा दी जाएगी, और ये पूरी तरीके से एडल्ट है, इसको ज्यादा सजा मिलेगी। तो यही जो कंसेप्ट है वो क्या है? वही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और इक्वलिटी
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो ये आई थिंक तुम लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, इक्वल क्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नो क्लास लेजिस्लेशन, मतलब कोई अगर किसी क्लास से आ रहा है तो उसकी वजह से उसको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और लॉ की नज़रों में सभी बराबर हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों से निकल के आती है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन तुम लोग यहाँ पे समझ ही चुके हो। तो ये थी। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने क्लासिफाई किया, एक जो बंदा था वो 15 साल का था, एक 50 साल का था, तो ये आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं है भाई। ये जो है वो नाबालिग है, इसमें मेच्योरिटी कम है, इसमें बुद्धि कम है, ये पूरा एक्सपीरियंस बंदा है, इसको सब पता है, सही गलत का पूरी नॉलेज है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन वो कैसा है, आर्बिट्रेरी नहीं है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, so there must be some rational or substantial reasoning behind the distinction drawn between the people who fall into the class and the people who do not। ठीक है, तो नाबालिग की कैटेगरी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसमें रीजन होना चाहिए कि भाई 18 से कम वाले जो है वो नाबालिग होंगे, उनके लिए सजा जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, और जो बालिग हैं 18+ हैं उनके लिए जो सजा है वो डिफरेंट होगी। There must be some rational object behind the classification that the legislation seeks to achieve. The classification can be on the basis of various factors like geography, एज, ऑक्यूपेशन। तो ये सभी हम लोगों ने अभी देखा कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो अमीर बंदा था, एज के हिसाब से भी हम लोगों ने किया, ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम लोग रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जेंडर के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। इट इज द ओनली रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन टू मैच विद द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एक जो है वो बराबर दोनों को न्याय मिले, इसीलिए हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। In other words, a law that classifies people into different groups is only valid if the classification is based on a reasonable and rational distinction। मतलब वही लाइन बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तुम लोग समझ चुके हो आई थिंक। तो ये तुम लोग पूरा कंसेप्ट समझ चुके हो आई होप। एंड फिर हम लोग अगला आर्टिकल जो है वो देखने वाले हैं, वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।